Good morning, friends, and welcome to our this YouTube channel Only Success. And today we will be discussing editorial, the Hindu newspaper, the important news of a Hindu newspaper, and also we will be discussing important vocabulary of English. तो दोस्तों हम लोग इस हिंदू एनालिसिस के सेगमेंट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा हम लोग पूरा पेपर पॉइंट बाय पॉइंट हेडलाइन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा एक एक न्यूज़ को जो नॉन इम्पॉर्टेंट भी रहती है, इररिलेवेंट रहती है, उसमें डिस्कस करने में आपका भी टाइम वेस्ट होता है और फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर इतना ब्रीफली मेरे डिस्कस करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। अगर आपका टाइम भी 1.5-2 घंटे अगर मैं ले लूँ तो हम लोग सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, कुछ भी। तो हम लोग जल्दी शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। और इस चैनल को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसके बाद में एक और बात है, हम लोग जल्दी से आज हम लोग एक द हिंदू का क्विज सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। और आई होप कि मतलब जो बहुत बहुत रिलेवेंट पॉइंट्स रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ डेली का हिंदू से करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस जो रिलेवेंट होंगे वो डे टू डे हम लोग इसमें शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और वो और मंथ के एंड में लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो ठीक रहेगा। और देखते हैं, आज से शुरू करने वाले हैं। आप लोग इसको ज़रूर देखिए। आप उसमें अगर आपको पसंद आए तो आज से हमारी टीम इस पे काम कर रही है कि डेली हिंदू के 5 वोकेबलरी तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं, और उसके बाद में डेली का डेली हम लोग 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हिंदू से डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अब आगे से। अब हमारी जो पहली न्यूज़ है कि जो आप लोग देख रहे थे बहुत दिनों से, एक जो नीट काउंसलिंग को लेके, पीजी काउंसलिंग को लेके बहुत न्यूज़ चल रही थी कि गवर्नमेंट ने अपील किया था, और ये गवर्नमेंट फाइनली ऑर्डर हो गया है कि 12 जनवरी से इसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। आज इस पे बल्कि एक एडिटोरियल भी दिया हुआ है, डिटेल में हम लोग उस आगे डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ को। और फ़िलहाल फ्रंट पेज पे यही न्यूज़ है। अगली न्यूज़ यही है कि कोरोना की जो रफ्तार है ओमिक्रॉन की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डेली कोरोना के जो केसेस हैं 1.7 लाख कोविड-19 केसेस ऐड हुए हैं इंडिया में, जितना भी टोटल केसेस थे। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं और अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। सेकंड पेज स्किप कर देंगे, इसमें कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और थर्ड और फोर्थ पेज भी स्किप हो जाएगा, इसमें जो स्टेट्स का है और सिटी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है वो है। अब हम लोग सीधे आते हैं एडिटोरियल पेज पे। और एडिटोरियल पेज पे जो मैंने बोला आपको कि जो सेगमेंट आज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, आप लोग एक काम ये करिए कि जो जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं इसको आप लोग रीएम्फेसाइज कर लीजिए। मैं ब्रीफ तो सारा कर ही दूंगा, और हाईलाइट मैंने जानबूझ के इसलिए भी कर दिया है ताकि जब आप इसको अकेले बैठ के देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। ठीक है, और बाकी मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बट जितना हाईलाइटेड है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से देखिए। एडिटोरियल में जो मैंने बोला था, आज जो नीट से रिलेटेड जो एडिटोरियल आज आया है उसमें यही बोला गया है कि फाइनली कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया है काउंसलिंग के लिए 12 जनवरी से। अब इसमें इशू क्या था? डे टू डे हम लोग बॉल बाय बॉल कमेंट्री कर रहे थे कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। आज फाइनली इसमें एक आर्टिकल दे दिया है। इसमें आप ये है, मोटा मोटी ये है कि जब काउंसलिंग वो गवर्नमेंट ने 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील ये किया था कि जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है 10% का, 8 लाख की लिमिट वाला, और जो ओबीसी का कोटा है 27% में, उसमें भी क्रीमी लेयर का कोटा 8%। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, दोनों का ही सेम है। तो 25 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने अपील कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस पे हम लोग मतलब एक कमेटी बना के इसमें हम लोग रिव्यू करेंगे ईडब्ल्यूएस के कोटे को। लेकिन फाइनली हुआ ये कि काउंसलिंग लेट हो रही है और इतना ज़्यादा अनरेस्ट हो गया जूनियर डॉक्टर्स के बीच में, क्योंकि ये एक पीजी लेवल का कोर्स है। और इतना अनरेस्ट के बाद में ये हुआ कि गवर्नमेंट मान गई। गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट ने अपील किया कि सर ऐसा है कि जो ये कोटा है, कमेटी की रिपोर्ट भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो 8 लाख ही रखेंगे हम लोग, और वही सेम कोटा जो है वो क्रीमी लेयर ओबीसी का भी कोटा है।
तो इसको हम लोग एज इट इज़ जैसा है इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और फाइनली हुआ ये कि इसमें देखिए, इट मेक्स वन वंडर व्हाई द गवर्नमेंट पोस्टपोन द काउंसलिंग एंड टुक मोर देन ए मंथ टू गेट ए पैनल टू रिविजिट द क्राइटेरिया इफ इट वॉज अल्टीमेटली गोइंग टू प्रेस फॉर द करेंट ईयर्स एडमिशन टू बी अलाउड विदाउट एनी चेंज। मतलब अगर जब कोई चेंज करना ही नहीं था गवर्नमेंट को, तो इस क्राइटेरिया को रिविजिट करने का मतलब क्या था? एज इट इज़ ही हो गया ये तो अब इसमें होगा क्या कि अगर अगली साल गवर्नमेंट रिव्यू करती है तो इस साल के बच्चों का जो सेम प्रोविज़न से एडमिशन होगा तो वो तो ओवर इंक्लूजन हो गया ना बच्चों का। मतलब दोनों ही कोटे के जो ओबीसी बच्चे कोटे हैं, जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया बच्चे आते हैं, तो दोनों का ही इंक्लूजन ओवर इंक्लूजन हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को जब इतना डिले करना ही था, कुछ करना ही नहीं था, तो डिले करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, अगर करना ही है तो अभी क्यों नहीं किया? अगली साल करेंगे अगर तो इस साल के बच्चों का नुकसान होगा। तो ओवरऑल बस यही है कि काउंसलिंग की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और इसको बेसिकली अब 12 जनवरी से शुरू भी हो जाएगी। अब अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट मेक नोट ऑफ दिस न्यूज़ एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट में कवर कर दिए हैं। अब इसमें न्यूज़ क्या है? सम राजभवन्स आर ऑन द वार पाथ। राजभवन्स मतलब गवर्नर। अभी आज इधर बीच न्यूज़ बहुत चल रही है कि जो गवर्नर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उनका और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सीएम्स होते हैं, उनका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं उनके डिसीजंस को लेके, पावर्स को लेके। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओपोजिशन गवर्नमेंट रूलिंग स्टेट्स हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है महाराष्ट्र का, केरला का, और कभी कभी होता रहता है, कभी पंजाब में हो जाता है, कभी मणिपुर में हो जाता है, तो ये होता है। तो बेसिकली इसमें है कुछ नहीं, जो आपको ये पता ही है कि जहाँ गवर्नमेंट सेंट्रल की होती है तो ओपोजिशन गवर्नमेंट रूलिंग स्टेट्स में हमेशा वो कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से गवर्नमेंट को डिक्टेट करें, गवर्न करें। और मतलब ये होता है, मतलब दिस इज़ नॉट इट इज़ ओनली इन दिस गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स वर ऑल्सो ट्राइंग टू जस्ट इन्फ्लुएंस बाय देयर डिसीजंस। अब गवर्नर क्या है? एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की कड़ी होती है। अब इस कड़ी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको वो ट्विस्ट करती रहती है अपने फेवर में। अब इसमें हुआ क्या है कि जैसे दो इसमें एग्जांपल्स उठाए गए हैं, जैसे एक महाराष्ट्र केस का हुआ है, एक केरला केस का एग्जांपल हुआ है। अब महाराष्ट्र केस में जो एग्जांपल हुआ है ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ये जो रिफ्ट आया है, और जो केरला का भी है ये भी वन ऑफ द केस ऑफ द हिस्ट्री है। अब इसमें ये है कि जो महाराष्ट्र में एक जो स्पीकर का इलेक्शन होना था, तो इलेक्शन में इसमें देखिए दे रखा होगा। अब इसमें महाराष्ट्र का केस क्या है कि इसमें जो महाराष्ट्र के स्पीकर का इलेक्शन था उसमें एक प्रोसेस ये होता है कि जो स्टेट असेंबली होती है वो डेट्स डिसाइड करती है और उसके बाद में इलेक्शन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई राइट गवर्नर को नहीं दिया गया है, बट इट हैज़ मेड ए कन्वेंशन कि एक व्यवहारिकता है कि अभी नियम बना दिया गया है कि स्टेट असेंबली स्पीकर के इलेक्शन के लिए एक नियम बनाएगी या डेट्स डिसाइड करेगी जो भी है, और उसको गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजेगी। गवर्नर विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन उसको अप्रूवल दे देगा और वो उसमें एज इट इज़ इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे। तो ये एक व्यवहारिकता थी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर को इसका कोई पावर नहीं दिया गया है कि इसमें कोई राइट है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब हुआ क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, अब इसमें इस न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, ये महाराष्ट्र गवर्नर refusal to accept the date of election of the speaker goes against the principle of constitutional government। अब इसमें मना कर दिया। अब बात आती है क्या गवर्नर को इस तरह का कोई पावर है?
नहीं है या है, अब देखते हैं। इट मस्ट बी स्टेटेड हियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट असाइंड एनी रोल टू द गवर्नर इन द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर अंडर आर्टिकल 178 विच इज़ एक्सक्लूसिवली द जॉब ऑफ द हाउस। मतलब 178 आर्टिकल के तहत स्पीकर का जो इलेक्शन होगा वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका प्रेरोगेटिव है, इसमें गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है। अगले आगे देखते हैं। इट इज़ ओनली द हाउस रूल विच सेज दैट गवर्नर शैल फिक्स द डेट। द डेट एज सच हैज़ नो ग्रेट सिग्निफिकेंस under the procedure allowed in all assemblies. The government fixes the date and convey to the secretary of the assembly, who forwards it to the office of the governor for his signature. After the date is formally approved by the governor, which he is duty bound to do. मतलब अगर गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए आ गया तो वो ड्यूटी बाउंड है, उसको सिग्नेचर करके अप्रूवल देना ही होगा, बस ख़त्म। मतलब इसमें गवर्नर का कि हम एक्सेप्टेंस देंगे, अप्रूवल देंगे या डिनाई करेंगे, कोई भी ये राइट ही नहीं है। उनके पास अगर प्रपोजल आया है तो उनको करना चाहिए। तो अब रिसेंटली किया क्या गवर्नर ने, उस रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ कर दिया तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया असेंबली का। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है असेंबली, तो आप उसके राइट्स को कैसे वायलेट कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये हो सकता है कि एज इट इज़ इसका क्वेश्चन भी बना दें। अच्छा, हम लोग क्विज़ जब डिज़ाइन करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस भी डालेंगे, जिससे कि आपका थोड़ा दिमाग चलेगा भी, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है इसको हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे। और आप लोग क्विज़ ज़रूर देखिए, उसमें कम से कम ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन अगर डेली न्यूज़पेपर से MCQ फॉर्मेट में करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपको अच्छा भी लगेगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब अगला केस देखते हैं, केरला का है। केरला में क्या हुआ? केरला में बेसिकली गवर्नर किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप जानकारी के लिए आपको बता दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो गवर्नर होता है वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है कहीं ऑल ओवर इंडिया। गवर्नर अगर स्टेट का है तो किसी भी यूनिवर्सिटी का वो चांसलर होगा, और जो भी अपॉइंटी होते हैं वाइस चांसलर्स होते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया। अब हुआ क्या कि वहाँ का जो वाइस चांसलर का पोस्ट केरला यूनिवर्सिटी में था, तो उसको रीअपॉइंटमेंट करना था। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको भेजा अप्रूवल के लिए कि रीअपॉइंटमेंट के लिए, गवर्नर ने रीअपॉइंट कर भी दिया। अब बाद में फिर गवर्नर ने एलिगेशन क्या लगा दिया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई साहब ऐसा है कि हम तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब हमको दबाव में आके ये करना पड़ा। अब दबाव में करना पड़ा तो भाई इशू बन गया कि भाई ये तो दबाव में क्यों करना पड़ा, अगर आप तो चाहते तो इसको डिनाई कर देते। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि क्या गवर्नर के पास पावर था डिनाई करने का, या वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, या उसको जो फोर्सफुली अगर किया गया है रीअपॉइंट करने के लिए तो क्या रीअपॉइंट करना पड़ेगा उसको। तो ये उसको जानकारी होनी चाहिए। अब इसको देख लेते हैं कि मतलब ये आप लोग ध्यान से करिए ज़रूर, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। The point worth noting here is that governor as chancellor is not required to act on the advice of the council of ministers in the matter of appointment of vice chancellor and others in university। मतलब गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। गवर्नर अगर चाहे तो उसको डिनाई भी कर सकता था, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। अब डिस्क्रिशनरी पावर है तो बात आई कि फिर कॉन्फ्लिक्ट आया कि सजेशन मानने की ज़रूरत ही क्या थी, और अगर आपने माना है तो ये आपका विशेषाधिकार था माना, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहे हैं भाई। स्टेट में गवर्नमेंट डिफरेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र में भी अपोजिशन गवर्नमेंट है। तो गवर्नर बेसिकली करते क्या रहते हैं, ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। सबको अपने राइट्स पता है, लेकिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये दोनों ही केस स्टडी है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो इम्पॉर्टेंट है ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा, कि इसमें कितना मतलब इसमें जो ये चीज़ है इसमें मतलब ये दे रखा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार ही ये टेंशन हो रही है दोनों के पावर्स को लेके, शुरू से चलता आ रहा है। बेसिकली जो गवर्नर की पोस्ट है
वो कॉलोनियल पोस्ट है। कॉलोनियल पोस्ट मतलब कि जब पहले ब्रिटिश थे तो उसमें गवर्नर को जब अपॉइंट किया जाता था तो एब्सोल्युटली वो कॉलोनियल ब्रिटिश पावर के प्रति एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करते थे और वो उनके प्रति ही पूरी जवाबदेही थी उनकी। अब जवाबदेही थी तो जब 1935 का एक्ट बना, ये पूरा जो मैंने ये अंडरलाइन किया है ये आप उसको करेंगे, ये बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही है, वही मैं आपको ब्रीफली कर रहा हूँ कि जब इसमें एक कानून जब 1935 में जब बन रहा था तो बहुत से जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे वो इस फेवर में थे कि जो गवर्नर की जो पावर है एज इट इज़ उसको ऐसे ही कंटिन्यू कर लिया जाए। कैसे कंटिन्यू कर लिया जाए कि जो एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करते हैं कॉलोनियल पावर की तरफ, वही होना चाहिए रोल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ गवर्नर का। लेकिन जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने क्या किया कि ये देखिए, उन्होंने ये बोला कि ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा, और इसमें ऐसा इसलिए नहीं होगा, अगर वो एब्सोल्यूट पावर होगा तो जो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है फिर उसका रोल क्या रह जाएगा, वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उसको आप ऐसे मतलब कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे, गवर्नर का रोल सिर्फ ये रहेगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कड़ी होगी खाली, बस, और कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला के इसमें सहमति बनी। तो ये कुल मिला के अब आपके लिए गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर आता भी रहता है क्वेश्चंस में, गवर्नर किस आर्टिकल में है, गवर्नर की पावर्स क्या है, गवर्नर का ये मतलब जो भी है, तो आप लोग कर लीजिए इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। तो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये बेसिकली एनएसओ ने जो प्रेडिक्ट किया है 9.2 की जो ग्रोथ रेट है उससे रिलेटेड है, और इसको छोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही कवर करूँगा क्योंकि ज़बरदस्ती सारे आर्टिकल को डिस्कस या सारी न्यूज़ को डिस्कस करने में टाइम वेस्ट होता है और कोई व्यू भी नहीं बनता है। और इसमें जो भी हाईलाइट है वो जितना भी इम्पोर्टेंट मैंने कर दिया है। आप लोग चाहो तो इसको अपने पेपर आप जो लेते हो या नहीं लेते हो इसको नोट बना लेना आप लोग। अच्छा, अब अगला जो न्यूज़ है मीडिएशन बिल है। अब ये मीडिएशन बिल होता क्या है? ए बिल दैट कुड आफ्टर द मीडिएशन लैंडस्केप। मीडिएशन बिल इज इट्स पोटेंशियल टू हेल्प रिलीव सम ऑफ द प्रेशर ऑन लॉ एनफोर्समेंट। मीडिएशन का मतलब क्या होता है? मीडिएशन मतलब होता है मध्यस्थता, ठीक है। तो मध्यस्थता का मतलब होता है कि जब दो पार्टी बीच में झगड़ा कर लें, तो एक जैसे हमारे गांव में या मोहल्ले में नहीं होता, जैसे दो परिवार में झगड़ा हो गया, बीच में मतलब एक मोहल्ले वाले आते हैं, बोलता अरे ऐसा है कि लड़ाई वड़ाई मत करो, क्या दिक्कत है, तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम्हारी क्या दिक्कत है। फिर बड़े बुजुर्ग आएंगे, फिर इसके बाद में लड़ाई को आपस में शांत करा के दोनों को अपने घर भेज देंगे, बोले चलो ठीक है शांत हो गई। तो क्या हुआ, ना कोर्ट हुआ, ना कचहरी हुई, ना पुलिस हुआ, और झगड़ा जो भी था वो ख़त्म हो गया। अब यही जो है एक मीडिएशन बिल है। अभी हाल ही में जो चीफ जस्टिस हैं हमारे NV रमन्ना, वो इंडिया सिंगापुर मीटिंग सबमिट हुई जुलाई 2021 में। वहाँ पे एक सबमिट में उन्होंने बोला भी था कि मतलब मीडिएशन बिल के बारे में कि क्यों होना चाहिए, बेसिकली क्यों होना चाहिए, क्या बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मीडिएशन बिल है क्या, और मीडिएशन बिल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोग कर लीजिए। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या, मीडिएशन बिल है क्या बेसिकली। मीडिएशन बिल mediation should be made mandatory as a first step in dispute resolution and that a law should be framed in this regard. The context was huge pendency. अब जैसे हमारे जो कोर्ट्स हैं, अब इतने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं कि एक केस की जो डेट है वो आने में हमें लगता है 2 महीने लगते हैं करीब। अब 2 महीने डेट में लगेंगे तो एक हियरिंग, जो केस होते हैं लंबे लंबे चलते हैं, एक डेट की हियरिंग आने में 2 महीने 3 महीने लग रहे हैं। तो जब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जब मीडिएशन बिल होंगे तो बहुत से केसेस तो कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो जाएंगे। अब कोर्ट के बाहर सॉल्व होने का मतलब है कि कोर्ट का बर्डन कम होगा और जो इम्पोर्टेंट हियरिंग केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कोर्ट के पास टाइम होगा। इसीलिए मीडिएशन बिल इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो आया है
इसमें इन्होंने क्या बोला था, जो सीवी रमन्ना है, कि कोर्ट हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए किसी भी डिस्प्यूट का, किसी भी प्रॉब्लम का, या अगर आप कोई है तो अभी क्या होता है, किसी ने पड़ोस में झगड़ा हो गया, कोई झगड़ा नहीं है, पता चला क्या, इन्होंने हमारे घर में गेट था, इन्होंने गाड़ी से टक्कर मार दी, कोर्ट केस पहुंच गया। या हमारे घर में जो ड्रेनेज सिस्टम है इन्होंने ब्लॉक कर दिया, कोर्ट पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें तो मोहल्ले में बैठ के ही सॉल्व हो सकती हैं। इसको कोर्ट पहुंचने का, ऐसे छोटे छोटे केसेस हैं जो कोर्ट पहुंच के कोर्ट का टाइम बर्बाद करते हैं, और जो विक्टिम्स हैं, जो भी लोग हैं, उनका पैसा भी खर्च होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो मीडिएशन बिल की इसलिए ज़रूरत है। अब मीडिएशन बिल में बोला ये गया है कि जितने भी सिविल केसेस हैं, मतलब अब मीडिएशन बिल तो ठीक है, अब किस तरह के केसेस हैं जो मीडिएशन बिल के अंदर में आने चाहिए। अब मीडिएशन बिल के अंदर में आने चाहिए सारे सिविल केसेस और कॉमर्शियल केसेस, ठीक है। तो अब सिविल केसेस और कॉमर्शियल केसेस में क्या होता है, सिविल केसेस यानी कि पैसे से रिलेटेड, या कॉमर्शियल मतलब कि व्यापार से संबंधित, अगर वो फ्रॉड नहीं है या फैब्रिकेशन नहीं है, और जितने भी हैं ये मीडिएशन बिल में आने चाहिए। और इस बिल में ये भी कहा गया है, जो मीडिएशन बिल 2021 है, जो पार्लियामेंट में, एक्चुअली ये बिल दिसंबर 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। और दिसंबर 2021 बिल में क्या क्या क्लॉजेज हैं वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो इसमें बताया गया है कि सिविल और कॉमर्शियल केसेस डिस्प्यूट को मीडिएशन बिल के में ही कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीडिएशन बिल के बाद कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अगर रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और इसके बाद में जितने भी ये हमारे केसेस हैं, मतलब कौन से केसेस हैं, फोर्जरी के केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जितने भी स्पेसिफिक फ्रॉड है, जितना भी क्या कहते हैं डिस्प्यूट इन्वॉल्वमेंट हैं, जितने भी मतलब क्रिमिनल केसेस हैं, ये सारे केसेस क्या होंगे, ये मीडिएशन बिल के अंदर में नहीं आएंगे। अच्छा, अब इसके बाद में जितने सिविल हैं वो सब आ जाएंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि इसमें कुछ ऐसे जो क्राइम हैं जिनको भी इस मीडिएशन बिल से बाहर रखा गया, फोर्जरी और क्रिमिनल ऑफेंस के अलावा भी कुछ ऐसे हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हो गया, सीनियर सिटीजन्स जो ऑफेंस है, ये देखिए जितने भी ये हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क ऑफ वुमेन, harassment of women at workplace has probably been kept out of its scope so that in an internal local complaint, मतलब ये सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस ये भी बाहर रखा गया है। इसके बाद में जो सीनियर सिटीजन्स का जो है, द लॉ ऑन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन हैज़ बीन सो केप्ट आउट ऑफ इट्स स्कोप, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, या कभी आप मतलब क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में भी, तो आपको ये क्लॉजेस पता होने चाहिए। व्हाट आर द क्लॉजेस ऑफ मीडिएशन बिल प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट 2021, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये आपको इसमें पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें ये पॉइंट्स काम आ जाते हैं आपके डालने के लिए। इट इज़ अनडिस्प्यूटेड दैट मैनी सिविल और कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स आर गिवन द कलर ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड रिपोर्टेड टू द पुलिस सो दैट दे गेट रिजॉल्व अंडर द फियर ऑफ अरेस्ट। मतलब अगर कोई भी सिविल है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, वो क्या होता है कि उसको छोटी सी लड़ाई हुई, उसको बड़ा झगड़ा हो गया, क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। अब वो पुलिस के डर से भाई क्या वो रिजॉल्व कर लिया, या पुलिस वाले का भी कुछ होता है कि भाई अपना ले दे के थोड़ा सा ठीक कर लिया। अगला क्या है, पुलिस एट टाइम्स टेक माइनर केसेस लाइटली और रिड्यूस द सीरियसनेस ऑफ क्राइम बाय कन्वर्टिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इनटू ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस वाले क्या करते हैं, कोई क्राइम को सीरियसली नहीं लेते हैं, छोटा क्राइम होगा और उसको मतलब बहुत लाइटली ले लेंगे, अरे कुछ नहीं होगा, उसमें क्या बड़ा क्राइम हो जाता है। फिर अब इसके बाद में अगला देख लेते हैं, देयरफॉर द प्रपोज्ड लॉ ऑफ मीडिएशन दैट हैज़ द मैकेनिज्म ऑफ नॉट ओनली प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ and order through community intervention but also competence to smoothen the route to compounding of criteria। मतलब इसको मीडिएशन बिल जो ये ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेगा, बट ये जो ऑलरेडी पुलिस और कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर है उसको रिलीज़ करेगा। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ आते हैं। अच्छा, ये ओपन पेज है, इसमें बेसिकली वही है
एक कोरोना की न्यूज़ है, ये ठीक है, रोज़ आती है। ये कंट्रोल रैदर देन प्राइवेसी, ये प्राइवेसी बिल है। इसमें मैंने देखा है, इसमें कुछ ऐसा खास इम्पोर्टेंट नहीं था। और अगले पेज नंबर 8 पे आते हैं। पेज नंबर 8 पे, हाँ ये देख लेते हैं। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, जानकारी है। इसमें कोई नोट फोट नहीं बनाना है। नोट आप लोग ऑलरेडी सीए में बना ही चुके होंगे, ज़बरदस्ती ओवर बर्डन नहीं करना है। सेंटर ये टू नोटिफाई रूल्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जनवरी 9 को एक्चुअली डेडलाइन थी, जो रूल्स थे सीए वाले वो उसको नोटिफाई करने की तीसरी एक्सटेंडेड डेडलाइन थी 9 जनवरी को, वो लैप्स कर गई और गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि नोटिफाई ना करने के बाद ऐसी कोई सूचना भी नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उससे एक्सटेंड करने के लिए और समय मांगा गया है। तो ये न्यूज़ काम की नहीं है। काम का अगर आप जानकारी रखनी है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कब लागू हुआ, कब आया और क्या है। CAA was passed by Parliament on December 11, 2019 and the act was notified within 24 hours on December 12। ये आपको पता होना चाहिए। पास कब हुआ, जैसे आप लोग देखते हो सर्व शिक्षा अभियान है, RTI कब पास हुआ, ऐसे ही CAA केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 10, 2020। ये याद होना चाहिए आपको। अब इसमें क्या है, इसमें CAA प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये पता होना चाहिए, टू 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31st, 2019। सॉरी। तो इसमें क्या है, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 में या पहले, ऑन और बिफोर इतना, इंडिया में आई हो और उनको इस CA के अंडर में नोटिफाई किया जाएगा। अब नॉन मुस्लिम सारी कम्युनिटीज़, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, मुस्लिम क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 देश मुस्लिम कंट्री है। अब जब मुस्लिम कंट्री हैं तो इनको थोड़ी ना वहाँ भी खतरा है, तो मतलब इसलिए मुस्लिम के अलावा सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी को लिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। जो फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल ज्वाइन बीजिंग बेस्ड AIIB। AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उर्जित पटेल सबको पता है RBI के गवर्नर रह चुके हैं और 2018 में, बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और क्यों, कोई अपनी पर्सनल और हेल्थ इश्यूज़ को लेके। तब हुआ क्या है कि अब इनको 3 साल के लिए पटेल विल सर्व ए 3-year टर्म एज वन ऑफ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स 5 वाइस प्रेसिडेंट्स, मतलब 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसमें एक उर्जित पटेल रहेंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है गुजरात के JD पांडियान को, पहले ये थे, अब ये उर्जित पटेल हो गए। अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर है AIIB के बारे में। AIIB है क्या कि AIIB लॉन्च इन बीजिंग 2019 में, मतलब ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है, बीजिंग में है, ये जान लीजिए। 15 में हुआ। चाइना इसका बिगेस्ट शेयर होल्डर है और इंडिया सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर है। ये क्या करता है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करता है। ठीक है, अब इसको फाइनेंस मतलब यही है बेसिकली, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी गवर्नमेंट ने ये डेवलपमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। वीर बाल दिवस टू बी ऑब्जर्व ऑन December 26 PM ने क्या किया है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा कर दी है। मीन्स 26 दिसंबर डे विल बी सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस डे। अब ये क्यों किया, वीर बाल दिवस का मतलब क्या है। वीर बाल दिवस टू पे होमेज टू द करेज ऑफ साहिबजादेज 4 sons ऑफ गुरु गोविंद सिंह, द लास्ट सिख गुरु। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, उनके मतलब शहीद दिवस को लेके उन्होंने बनाया। डेट हैज़ बीन चूजन एंड इट वाज द डे ऑब्जर्व एज ए मार्टियरडम डे ऑफ द साहिबजादे जोवर सिंह एंड फतेह सिंह हु वर किल्ड एट द टेंडर एज ऑफ 6 and 9 इन सरहिंद बाय मुगल फोर्सेस। ठीक है, ये देख लीजिए कि साहिबजादे किसके याद में, साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह में। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, उनमें से ये एक थे। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अगेन पॉलिटिकल है, सारा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है,
जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू बेसिकली क्या है? जल्लीकट्टू पोंगल से पहले तमिलनाडु में मनाया गया एक फेस्टिवल है, जिसमें बुल रेस कहते हैं जो भी है, उसको कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन में मना कर दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है, जल्लीकट्टू मतलब, और पोंगल मतलब पोंगल्स के समय जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल होता है, मनाया जाता है। और इसके बाद में कोरोना को देखते हुए इसको जो है हटा दिया गया है, इस बार नहीं मनाया जाएगा। इसमें विक्रांत देख लीजिए, ये पीटी प्योर फैक्चुअल न्यूज़ है, और ये सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि विक्रांत है क्या, सॉरी विक्रांत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको क्या किया है कि ये जो गोवा पोर्ट पे इसको एक ट्रायल लिया गया है। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट क्या किया गया, इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक, इसको पता होना चाहिए बस। राफेल एम कंपैटिबिलिटी विद एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी टेस्टेड, बिगनिंग मंडे फ्रेंच एयरक्राफ्ट डसॉल्ट। अच्छा, अब इसमें जानकारी के लिए जान लीजिए, वो टेस्टिंग वेस्टिंग ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ये है कि इसमें जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी है वो रफाल इंडिया को दे रही है। डसॉल्ट कंपनी का नाम क्या है? डसॉल्ट एविएशन कंपनी। अब डसॉल्ट के बाद में फिर क्या है? राफेल एम डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेक्टेड टू गो। अच्छा, ये क्या है? दो कैटेगरी का है राफेल का, राफेल एम और राफेल ये देखिए एफ, ठीक है। तो इसका ट्रायल है बेसिकली, और ट्रायल लिया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा, बस वही है न्यूज़। और इसमें कुछ आपको नोट फोड़ नहीं करना, बस ये जान लिए जानकारी के लिए कि डसॉल्ट एविएशन कंपनी है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ पे। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में श्रीलंका आज चाइना टू रिस्ट्रिक्टेड डेप्थ। अब हम लोग कल मालदीव की न्यूज़ पढ़ रहे थे, आज श्रीलंका है। तो आई ऑलवेज सेड यू, countries which are surrounding us in neighbor of India, development in those countries are very important. तो श्रीलंका चाइना टू रिस्ट्रक्चर डेथ। अब इसमें किया क्या है, जो चाइनीज़ एम्बेसी है, एम्बेसडर है, वो 5 नेबरिंग कंट्रीज़, कल मालदीव गए थे, फिर परसों मालदीव, कल श्रीलंका, फिर उनका विज़िट 5 देशों में विज़िट करने का उनका प्लान चल रहा है। अब 5 देशों में विज़िट करेंगे, तो कल मालदीव गए थे, वहाँ का उन्होंने दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन आर्कीपिलागो में, आपको याद होगा, आप नहीं देखा अगर वीडियो तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है कि मालदीव में क्या डेवलपमेंट चाइना कर रहा है, डे टू डे डेवलपमेंट। अब जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में विज़िट किए हैं, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने क्या बोला है कि सर ऐसा है कि हमने जो आपसे लोन लिया है, इसको आप, कोरोना चल रहा है, हम लोग दे नहीं पाएंगे, तो आप इसको रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, मतलब टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए या उसका इंस्टॉलमेंट बढ़ा दीजिए, मतलब कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमें देने में आसानी हो जाए। अब इसमें है क्या, कितना लोन लिया है, मतलब ये देखिए रीस्ट्रक्चर वाला लोन का ये उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट किया हुआ है। अब इन्होंने क्या, श्रीलंका ओज चाइना ओवर 5 बिलियन अमाउंटिंग टू अबाउट 10% ऑफ कंट्रीज टोटल डेब्ट। मतलब जितना श्रीलंका ने दुनिया भर से लोन लिया है, उसका 10% तो सिर्फ चाइना से ले रखा है। अब चाइना से ले रखा है तो उसको देने में भी दिक्कत हो रही है, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, और मतलब कोरोना की वजह से दिक्कत हो रही है। और दूसरा ये है कि फिर उन्होंने बोला कि सर ये जो वहाँ पे इंपोर्ट हम लोग करते हैं कि सर आप लोग जो टूरिस्ट हैं वहाँ से हमें थोड़ा सा मिल जाए, और जो सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट है स्कीम्स के तहत हमें सस्ता इंपोर्ट मिल जाए चाइना से, थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है। तो चाइना क्या है, चाइना इज श्रीलंकाज लार्जेस्ट पार्टनर फॉर इम्पोर्ट विद 22% ऑफ आइलैंड नेशंस इम्पोर्ट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। मतलब श्रीलंका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है, तो अगर उसको उसमें थोड़ा सा सब्सिडी मिल जाएगी, थोड़ा रियायत मिल जाएगी, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। और सेम रिक्वेस्ट श्रीलंका ने इंडिया से भी किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर महेंद्र राजपक्षे मेड ए सिमिलर रिक्वेस्ट टू न्यू दिल्ली in February 2020 for a death moratorium, but there has been no response from India। मतलब यही सेम चीज़ इंडिया से भी बोला है, क्योंकि अब छोटा देश है, संसाधन बहुत कम है, तो मतलब रिक्वेस्ट उसने किया है, तो वही है बेसिकली डेवलपमेंट, यही है। चाइना का इंटरफेरेंस इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में बढ़ता जा रहा है। और अब जो अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है,
ये देख लेते हैं। ये लास्ट का है द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, जो लास्ट पेज होता है, मतलब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये देख लेते हैं। द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, ये कल हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था कि ये है क्या। अब इसको आपको नोट बनाना है, या तो नोट बना लीजिए या नहीं बना ही लीजिए, बाकी एमसीक्यू में आपका रिवीजन हो जाएगा। एमसीक्यू जो द हिंदू का आपको मिलेगा आज से वीडियो, तो आज का न्यूज़पेपर का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप लोग उसमें डे टू डे वाले में देख लीजिए। अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये प्रोग्राम क्या 1984 में शुरू हुआ था। अब इसके बाद में अब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2003 में इसको शुरू किया था, मतलब कॉन्सेप्चुलाइज उसको 1984 में किया गया। तो मतलब एक आइडिया था, एक 1984 में आया और अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया गया। अब क्या है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हॉल ने क्या बोला है, हॉल हैज़ टू डिलीवर द फर्स्ट 3 MK-1A। MK-1A क्या है, ये जनरेशन है, जो जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसने बोला है कि 2024 तक हम लोग पहले 3 MK-1 एयरक्राफ्ट दे देंगे, फिर उसके बाद में हर साल हम लोग हर साल 16 एयरक्राफ्ट 5 साल तक देते रहेंगे। तो ये HAL बना रही है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि MK-1A ये क्या है, ये LCA है। फिर इसके बाद में बना कौन रहा है, हॉल बना रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वे फॉरवर्ड। ये तो LCA हो गया, MK-1A हो गया 2024 तक, ये मतलब इसका डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अब वे फॉरवर्ड में क्या है, द इंडिजिनियस कंटेंट इन LCA इज करेंटली अबाउट 52% एंड HAL said it is looking forward to increase it to 65%. In addition to LCA, MK-2 a larger aircraft। अच्छा, अब इसमें क्या है, इंडिजीनियस जो LCA है इसमें 52% इंडिजीनियस कंटेंट है, इसको बढ़ा के 65% करने की बात हो रही है। अब उसमें क्या है, अभी LCA जो चल रहा है MK-1 है, अभी MK-1 है, लेकिन जब इसको अपग्रेड करेंगे MK-2 में तो इसमें क्या होगा, एक्सपेक्ट रोल आउट बाय ईयर एंड 2023 के एंड तक ये MK-2 रोल आउट हो जाएगा, विच इट वुड टेक ईयर फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइट। द LCA MK-2 ब्रिंग सिग्निफिकेंस कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट टू LCA प्रोग्राम। अब इसमें जब अपग्रेड करेंगे इस वर्जन को तो इसमें और भी फीचर्स ऐड हो जाएंगे, जैसे फीचर्स टेक्नोलॉजी ऐड हो जाएगी, एबिलिटी टू कैरियर हो जाएगा, इसमें जो वॉरहेड है वो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, 6500 हो जाएगी, वेपन स्काल्प क्रिस्टल मेज हो जाएगा, एम्बिशियस 5th जनरेशन ये एयरक्राफ्ट है, ये ट्विन इंजन होगा, डेक बेस्ड होगा। तो मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट यही है कि LCA MK-2 ये 2023 तक रोल आउट शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक और नहीं लास्ट है मे बी ये न्यूज़, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका प्री मेंस और ऐसे सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें क्या, न्यू चिप इन्फ्यूज ई-पासपोर्ट। अब इसमें हुआ क्या है कि द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम PSP लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, PSP V 2.0 PSP मतलब पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम क्या है पहली बात तो, फिर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V 2.0 क्या है। तो अभी तक क्या होता था, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें क्या था कि नॉर्मली कोई पासपोर्ट होता था, जाते थे उसको स्कैन करके डिटेल उसमें देखते थे, फिर उसके बाद में ई-पासपोर्ट डेवलप हो जाता था और आगे होता था। अब इसमें क्या, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यू पासपोर्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम। अब जो नया पासपोर्ट है जो न्यूज़ में है PSP V 2.0, व्हाट इज़ दिस। तो ये बेसिकली the present passport application and processing continues to involve manual section and these are expected to go digital in new phase। मतलब जो भी मैनुअल होता था, मतलब आप काउंटर पे आप जाएंगे, उसको आप अपना पासपोर्ट देंगे, वो स्कैन करेगा, फिर रीड करेगा, फिर डिटेल देखेगा, मैच करेगा, वो सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी। अब PSP 2.0 इज़ ए कंटिन्यूएशन एंड एनहांसमेंट ऑफ PSP V 1.0 An official statement said that the new initiative is aimed at creating a digital platform that would transparent, more accessible and reliable। मतलब बेसिकली वो डिजिटल हो जाएगा। अब न्यू फीचर्स क्या क्या है,
2.0 के, कहते हैं ना, मोदी 2.20, मोदी 2.1. द न्यू प्रोग्राम एक्सपेक्टेड टू हैव टेक्नोलॉजी अपग्रेड इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ लेटेस्ट बायोमेट्रिक. इसमें बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्लाउड इनेबलमेंट. मतलब बेसिकली बायोमेट्रिक फीचर ऐड होने के साथ साथ क्या होगा, इसमें एक माइक्रोचिप इसमें इनेबल कर दी जाएगी जो आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगी. इस फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप कहीं जाते हैं तो अपना जैसे ही पासपोर्ट देंगे आपका इमिग्रेशन का टाइम बचेगा और डाटा लीक होने की संभावना कम हो जाएगी. ठीक, आपका डाटा तुरंत मिल जाएगा, प्लस आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बायोमेट्रिक चिप में होगी तो वो इजी टू एक्सेस होगा जहाँ पे आपको दिखाना होगा. तो बेसिकली जो पुराना वाला था वो मैनुअल था, ये बायोमेट्रिक चिप इनेबल होने से काम आसान हो जाएगा आपका. और ये हो गया मेरे ख्याल से, सारी न्यूज़ अब ख़त्म हो गई आज की. और इसके बाद में चलिए, ये आज का न्यूज़पेपर तो हो गया है. अब हम लोग एक काम करते हैं, आज का जो करंट अफेयर्स सेगमेंट का जो 5 मैजिकल करंट अफेयर्स वर्ड्स हैं डेली के, वो हम लोग लेते हैं और शुरू करते हैं आज का जो मेन करंट अफेयर्स है. पहला जो आज का वर्ड है हमारा ब्लिज़ार्ड. ब्लिज़ार्ड मतलब होता है बर्फ़ानी तूफ़ान. हम लोगों ने देखा था एक ये न्यूज़ बेसिकली ली है जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है उससे. ब्लिज़ार्ड, बर्फ़ानी तूफ़ान. बर्फ़ानी तूफ़ान, इसको अपने सेंटेंस में यूज़ भी कर सकते हैं. और दूसरा सेंटेंस वर्ड है बिज़ायर. बिज़ायर माने विचित्र. जैसे हम लोग कहते हैं ना, डोंट डू बिज़ायर एक्टिविटीज़, मतलब बिज़ायर मतलब विचित्र हरकतें मत करो तुम, तो इसलिए बिज़ायर. रिलिंक्विश मतलब त्यागना होता है. जैसे कोई आदमी हो, जैसे कोई जैसे जैन कोई मॉन्क है, वो कहता है मैंने खाना पीना छोड़ दिया, तो आई हैव रिलिंक्विश्ड माई फूड हैबिट्स, तो खाना त्याग दिया है. पैंडेमिक मतलब सर्वव्यापी. ये आजकल कोरोना चल रहा है, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडेमिक. और एंडेमिक मतलब महामारी होती है जो एक लोकल क्षेत्र में होती है. पैंडेमिक मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी जो जिसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. फेडिंग मतलब होता है लुप्त होना. जैसे आपके पैंट का कलर फेड हो रहा है, जैसे आप लोग रोज़मर्रे में यूज़ करते हैं. ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है जो आसाम की न्यूज़ आप देखेंगे उसमें, वहाँ से लिया गया है ये. तो बेसिकली ये 5 इम्पॉर्टेंट जो हमारे वोकेबलरी हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लिया डे टू डे. और आज रात से हम लोग जो इसमें करंट अफेयर्स हैं, जो भी करंट MCQ इसमें होंगे, आप लोग उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए. इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा. ठीक है, थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.